हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट की। क्योंकि हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से इसको इम्प्लीमेंट करें। और हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का बेस कहीं ना कहीं क्लास ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। सबसे कोर कंपोनेंट की अगर बात करें ऊप्स के हम, तो उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? क्लास और ऑब्जेक्ट से। तो जब हम डीएसए की प्रोग्रामिंग करेंगे, स्टैक की, क्यू की, लिंक लिस्ट की, ट्री की, तो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सारे फंक्शंस को, सारे ऑपरेशंस को फंक्शन के रूप में क्लास बॉडी में डिफाइन करें। तो आज ये रिक्वायरमेंट है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस डेवलप की हुई है। फिर भी रिकॉल करने के हिसाब से, प्री रिक्विजिट के हिसाब से, लास्ट 2 लेक्चर में हमने फंक्शन और अरे के कॉन्सेप्ट को देखा था। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्लास ऑब्जेक्ट के साथ हम फंक्शन अरे को कैसे डील करते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम, सिंपलेस्ट प्रोग्राम हम क्लास ऑब्जेक्ट से बना लें। फिर हम बात करेंगे कि कैसे स्टैक, क्यू या लिंक लिस्ट को हम अपनी फर्दर प्रोग्रामिंग में क्लासेस के थ्रू डिफाइन करेंगे। ये बात भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। और फिर अगले लेक्चर से हमारा ऑफिशियल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। डे टू डे प्रोग्रामिंग में, डे टू डे डेटा स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्लैरिटी हो कि मुझे उप्स को कैसे यूज़ करना है, किस कॉन्सेप्ट के साथ मुझे काम करना है। इसीलिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी करा हो, तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड को रेडी करने के लिए कि हम डीएसए को आगे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं अगर, तो एक मिनिमम जो नॉलेज आपको ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हमारी अब कवर हो चुकी होंगी। देखते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्लास ऑब्जेक्ट मतलब बैकबोन है ऊप्स की। क्लास मतलब इट्स अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही क्लास भी एक डेटा टाइप है कंप्लीट। अब जब क्लास को ऐसे डेटा टाइप आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये सिर्फ एक डिज़ाइन है। दिस क्लास डेफिनेशन विल नेवर ऑक्यूपाई एनी मेमोरी। क्लास डेफिनेशन मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्लास इज ए डिज़ाइन टाइम एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट्स आर द रन टाइम एंटिटी। मतलब अगर मुझे कुछ क्लास में रन टाइम पर इंटरेक्शन करना है तो क्लास से इंटरेक्शन का पावर हमको कौन देगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो क्लास को मानेंगे डिज़ाइन टाइम एंटिटी और ऑब्जेक्ट्स को मानेंगे रन टाइम एंटिटी। अगर प्रैक्टिकली मुझे कुछ काम करना है उप्स के अंदर तो मैं हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और फिर उस ऑब्जेक्ट को पावर होगा कि वो उस क्लास के सारे पब्लिक मेंबर से इंटरेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के कॉन्सेप्ट भी आएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस का यूज़ डीएसए में नहीं आएगा, पर बेसिक क्लास ऑब्जेक्ट मतलब प्राइवेट और पब्लिक, ये 2 कीवर्ड को थोड़ा हमको समझ के काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहीं भी जब क्लास डिफाइन करी जाती है तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई क्लास दे दी मैंने, या अगर सेंटेंस देखोगे आप तो क्लास नेम, रूटीन उप्स की प्रैक्टिस में हम ये करते हैं कि डेटा को कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेट डिक्लेयर हो जाए और सारे फंक्शन को हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक डिक्लेयर हो जाए। ये बेसिक क्लास का एक सिंटैक्स होगा, कहीं भी यूज़ करेंगे हम कोशिश नॉर्मल केस में करते हैं कि डेटा प्राइवेट हो और फंक्शन पब्लिक हो, पर ऐसा फिक्स नहीं है। हमारी सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए हम अलग अलग केस में मॉडिफायर चेंज भी कर सकते हैं। अब फंक्शन के साथ, फंक्शनलिटी के साथ जब क्लास के डेटा कंपोनेंट काम करेंगे तो हमें ये पावर होगा कि हम क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेन में हमारा रोल क्या होगा? इसी क्लास का जो डेफिनेशन है ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। डेफिनेशन कभी मेमोरी नहीं लेती है। मेमोरी कब क्रिएट होगी? जब मेन प्रोग्राम में क्लास नेम और साथ में हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इमीडिएट इसके डेटा मेंबर्स को मेमोरी अलोकेट होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी दिमाग में रखना आप, कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सिर्फ डेटा के लिए मेमोरी सेपरेट क्रिएट होती है। जितना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतनी बार डेटा नया क्रिएट होगा।
हर बार नया मेमोरी एरिया क्रिएट होगा, लेकिन जो फंक्शन होंगे ये कॉमन होंगे। मतलब जो पब्लिक फंक्शन है वो सबके लिए कॉमन है। अगर कोई फंक्शन बनाया आपने तो इस क्लास के 50 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करूँगा तो वो उस कॉमन डेटा के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि क्लास के ऑब्जेक्ट को भी ये पावर नहीं है कि वो उसके प्राइवेट मेंबर से इंटरेक्ट कर पाए। इसलिए कई बार हम कोशिश करेंगे डिज़ाइनिंग में, डेवलपमेंट में कि कभी नीड होगी तो हम पब्लिक प्राइवेट में डिसीजन लेंगे कि मुझे कब किसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, कौन से डेटा टाइप को कहाँ पर एक्सेस करना है, उसके बेसिस पर हम ये सारे डिसीजन लेंगे। तो क्लास मतलब डिज़ाइन टाइम एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, इट इज़ रन टाइम एंटिटी। मेमोरी क्रिएट होने का काम हमेशा कहाँ पर होगा, जब मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और ऑब्जेक्ट को ये पावर होगा कि वो उसके पब्लिक मेंबर से इंटरेक्ट कर सकता है, चाहे वो डेटा पब्लिक हो चाहे फंक्शन पब्लिक हो। हाँ, रूटीन उप्स के अंदर ऐसा कोशिश की जाती है कि डेटा को सिक्योर्ड वे में यूज़ करो और फंक्शन को कोशिश करी जाती है कि आप पब्लिक बना लो नॉर्मल प्रैक्टिस में। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम डेटा को भी, जब कभी स्पेसिफिक नीड आती कि नहीं सिर्फ डेटा को शेयर्ड मोड में कहीं यूज़ करना है तो आप बना सकते हो उसको। जैसे आगे लिंक लिस्ट वगैरह में हमको नोड क्रिएट करना होगा, नोड हमें एक्सेस करना है, हर बार नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, क्लियर डेटा में कुछ चेंज करना हो, ट्रेवर्स करना हो, कई बार नीड आएगी हमें। तो हो सकता है हमको डेटा या नोड के जो एलिमेंट्स हैं उनको पब्लिक बनाना पड़ जाए कहीं पर। तो ये उप्स की प्रोग्रामिंग से ही वो सारा बैकग्राउंड हमारा रेडी होगा। तो मैं एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे फंक्शन अरे को लेकर क्लियरिटी हो। फिर मैं थोड़ा सा स्टैक लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट की बात करूँगा कि जब मैं अरे से इम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या होगा, जब लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या होगा। मतलब आज इस लेक्चर की क्लोजिंग तक आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि जब हम उप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, डीएसए को इम्प्लीमेंट करेंगे C++ के साथ, तो किस तरीके से हम क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके एक आउटलाइन में कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर की क्लोजिंग होते होते हम क्लियर कर लें, वो पॉइंट सारे हमारे डिस्कशन में आ जाएं। तो दोस्तों देखते हैं आगे। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने x⁴y का बनाया था सिंपल फंक्शन के थ्रू। मैं इसको क्लास मेंबर के थ्रू बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या चेंज होगा, आप हेस इंक्लूड वगैरह तो लोगे ही आप सारा। क्लास का नाम दे दिया हमने पावर xy। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जितने लोकल वेरिएबल लग रहे थे हमको एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ डिक्लेयर करे क्या डेटा में। तो जो हमारा इनपुट पार्ट है, इनपुट पार्ट यूजुअली डेटा मेंबर के रूप में डिक्लेयर होगा, डिफाइन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आई, प्रोडक्ट या जो दूसरे लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सी में करते थे ना प्रैक्टिस, या विदाउट उप्स आपने इम्प्लीमेंट करा होगा तो कहीं भी हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, एक साथ डिक्लेयर करते थे। तो यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल्स आएंगे जिनको हम डेटा मेंबर के रूप में यूज़ कर पाएंगे। एक तरीका तो होगा कि मैं सेट डेटा बना लूँ, ये भी बहुत गलती होती है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। कई जगह कई प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा कि यहाँ अंदर ही सी आउट सीन सिखा दिया। तो दोस्तों इससे बचना है अपने को। यहाँ पर कई बार डीएसए भी ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इससे बचना है। क्यों हमें यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा सेट करना है, नॉट गेट। तो गेट के बजाय हमेशा कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, सेट डेटा, और या फिर कंस्ट्रक्टर। अभी हम दोनों तरीके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और इसके लिए मेन का प्रोसीजर क्या हो गया, आप छोटा सा कोड है, सिर्फ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको रिकॉलिंग हो जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। तो हमने क्लास बना दी पावर xy, OB1 के आते ही x और y, फिर हमने दे दिया OB1 डॉट सेट डेटा। सपोज 2⁴ कैलकुलेट करना है अपने को, टू टू दी पावर 4 के लिए हमने वैल्यू सेट कर दी। तो ये x1
y1। अच्छा, एक बात यही पढ़ चुके हम कि अगर मैं यहाँ पर x और y ले लूँ सिर्फ, तो फिर ये फंक्शन की वेरिएबल और ये ऑब्जेक्ट की वेरिएबल, तो उसके लिए हमारा तरीका क्या होगा, दिस पॉइंटर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, दिस एरो x असाइंस x, दिस एरो y असाइंस y। तो दिस पॉइंटर क्या करता है, इट इज अ पॉइंटर टू द करंट क्लास। ये यूज होता है बाइंडिंग के लिए, फंक्शन और ऑब्जेक्ट के डेटा को बाइंड करने का काम कौन करता है, दिस पॉइंटर। तो दोस्तों दिस पॉइंटर की क्लैरिटी आपको होना जरूरी है। ये सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन में अवेलेबल होगा। तो मेंबर फंक्शन में अगर ऑब्जेक्ट के डेटा को बाइंड करना हो तो फिर हम दिस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। ये कब होता है, खासकर जब ये वेरिएबल दोनों सेम होते। मैंने x1 y1 रख दिया था तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर मैं यहाँ भी इंट x इंट y लेता तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता ऑब्जेक्ट की मेमोरी को फंक्शन के लोकल वेरिएबल से। तो प्रेफरेंस हमेशा लोकल वेरिएबल की होती है। तो ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एरो लेना पड़ेगा, जिससे पता लग पाए कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं। इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, इंट POWY नाम का फंक्शन कॉल कर लूँ यहाँ पर, OB1 डॉट XPOY। जैसे रिजल्ट आ जाए इसमें हम प्रिंट कर दें यहाँ पर, तो ये बेसिक फ्लो है मेन का हमारा। क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मेमोरी आ गई, सेट डेटा से वैल्यू सेट हो गई ऑब्जेक्ट के अंदर, हमने कॉल किया XPOWY। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर इंट अब लोकल आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ हमने ले लिया प्रोडक्ट 1। आपको याद है हमने निकाला अभी फंक्शन वाले लेक्चर में x⁴y कैसे कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इंट I1 i लेस देन इक्वल टू y। हमने पढ़ा था x को y टाइम्स मल्टीप्लाई करो, एंड दिस इज व्हाट प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट इनटू x। वो पूरा कैलकुलेशन होने के बाद रिटर्न प्रोडक्ट। तो एंड ऑफ द फंक्शन, एंड ऑफ द क्लास। तो ये दोस्तों एक हमने क्लास ऑब्जेक्ट का सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया जो x⁴y कैलकुलेट कर रहा है। क्लियर, सिंपल लूप लगा के हमने प्रोसेस कर दिया। यहाँ पर बेसिक काम है, इफ एल्स लगा के ग्रेटर भी निकाल सकते थे इसी में हम, 2 नंबर में इफ एल्स लगा के आप इफ यहीं से वैल्यू रिटर्न कर दो। अच्छा, पास करना पड़ा क्या डेटा, जब पहले हमने फंक्शन बनाए थे तो 2 पैरामीटर पास करना पड़े थे, तो यहाँ पास क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही फायदा है। जब हम स्टैक क्यू की प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्लास में ही ले लेंगे हम स्टैक का जो अरे है वो, जिसको स्टैक बना के इम्प्लीमेंट करेंगे उसका टॉप सबको अंदर ही डिक्लेयर कर देंगे अपन यहाँ पर, फिर सारे फंक्शन उसका ऑपरेशन के लिए डिफाइन कर पाएंगे अपन। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कॉलिंग टाइम पर, कम्युनिकेशन टाइम पर, वो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पर, और हम लोग आसानी से इसकी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग है। अब मैं छोटा सा, चूंकि फंक्शन जरूरी है, अरे जरूरी है क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में। अच्छा, सेट डेटा की जगह कंस्ट्रक्टर भी आ सकता है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हो गया, हमने फंक्शन दे दिया पावर XY, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होता है। तो ये सेट डेटा की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का। तो हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर टर्म पढ़ी है उप्स के अंदर कि जब मुझे ऑब्जेक्ट को डायनामिकली या किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, इनिशलाइज करना है, तो कंस्ट्रक्टर वो रोल प्ले करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन और उसका इनिशलाइजेशन। चूँकि C++ में स्टैटिक मेमोरी भी है तो आप सीधे सीधे इनिशलाइजेशन देख पाते हो, लेकिन जब डायनामिक मेमोरी या डायनामिक कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है
और फिर सेकंड उसका काम होता है उसके पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट बिल्डर एंड नाउ इट कैन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट पैरामीटर। ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा इट विल ऑटोमेटिकली कॉल टू इट्स कंस्ट्रक्टर। और वैसे डिस्ट्रक्टर होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखते हैं क्लास नेम। तो डिस्ट्रक्टर मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो वो अपने डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। तो बेसिक प्रोग्रामिंग में क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर ये कॉन्सेप्ट थोड़े से काम के हैं। फिर भी आपको लगता है कि डिटेल नीड है, जो मेरे साथी ऐसे फ्रेंड्स हो जिनको अभी लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमारी C++ ऊप्स की सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स को थोड़ा फोकस करके देख लो। एक एक पॉइंट पूरी क्लैरिटी के साथ हमने डिस्कस किया वहाँ पर। थोड़ा सा आप टाइम निकाल के उसको देख लोगे तो हमारी आगे की जर्नी जो है, जो DSA पूरा इम्प्लीमेंट करना है हमको CPP के थ्रू, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्लैरिटी होगी क्लियर। और फिर जैसे पढ़ते जाएंगे टॉपिक फिनिश होते जाएंगे हमारे। तो जिन भी साथियों को लगता है कि थोड़ा भी डाउट है कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि अब मेरे लिए एक 30-40 मिनट के लेक्चर में संभव नहीं कि मैं पूरा ही ऊप्स आपको क्लियर कर दूं, तो मैंने कोशिश करी क्लास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, बेसिक प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है, इतना आइडिया लग जाए। और नेक्स्ट एक प्रोग्राम बना लेंगे जिसमें हम अरे को अभी डील कर लेंगे क्लास बॉडी के अंदर। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर का रोल क्या हो गया, सेट डेटा खत्म हो गई। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इमीडिएट आप पैरामीटर पास कर दो। तो ये सेट डेटा हटा के मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया और क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इमीडिएट उसने पैरामीटर भेज दिया कंस्ट्रक्टर बॉडी में। तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज भी होते हैं, डिफॉल्ट भी होते हैं, क्लियर, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, डायनामिक कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। सब कुछ हमने चैनल की प्लेलिस्ट पर काफ़ी डिटेल में एलोबरेट किया, एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन भी साथी को लगता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है तो आप निश्चित तौर पर वहाँ थोड़ा टाइम दे के आओ। और यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि जो लोकल वेरिएबल है सब फंक्शन में डिक्लेयर होगा अंदर। क्लास के डेटा मेंबर में सिर्फ कौन आया, एक्स और वाई, जो एज ए इनपुट जिस वैल्यू को हम लोग लेते आ रहे हैं सी की प्रोग्रामिंग में या C++ के वो प्रोग्राम विदाउट ऊप्स वाले सिंपल प्रोसीजर बेस्ड, उनमें जो आपने सी आउट सीन में जो लिखा था जिसको आपने इनपुट में लिया था उनको हम एज ए डेटा मेंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट प्रोग्राम और बना लेते हैं अपन यहाँ पर। हम अरे के एलिमेंट्स के सम करते हैं यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। अब देखो जो काम हमने पॉइंटर से करा था पहले, याद करो बेस एड्रेस पास किया था अरे वाले केस में, ये काम क्लास ऑब्जेक्ट से कितना आसान हो गया। तो DSA की 50% कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देगा आपकी, अगर उप्स के मॉडल को आप समझ रहे हो तो। ये जावा पाइथन से भी आप DSA इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो यही सीरीज आपको हेल्प कर देगी पूरी थ्रू आउट। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, कोड लिख लेते हैं अरे का। टेस्ट अरे नाम की क्लास बना दी हमने यहाँ पर। ARR नाम से मैंने एक अरे क्रिएट कर दिया। C++ के क्लास ऑब्जेक्ट में इसको कैसे डील करती हो समझना है। थोड़ा सा मेन की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि बिना सीक्वेंस के क्लियर नहीं होगा कुछ भी हमको। सबसे पहले हम लोग क्या चाह रहे हैं, एक अरे मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। ये मैंने थोड़ा टाइम बचा लिया, सी आउट सीन लूप लगाना, डायरेक्ट मैंने एक अरे डिक्लेयर कर दिया। ये 5 एलिमेंट के हिसाब से अलोकेट हो गया यहाँ पर। फिर मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट अरे में क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट और कंस्ट्रक्टर में क्या चले जाए ए।
जैसे कंस्ट्रक्टर में ए चले जाए, क्या चाह रहा हूं मैं, क्या हो जाए यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, इवन वॉइड भी नहीं लिख पाते हैं अपन यहाँ पर। ये नाम बदल भी सकते हो, सेम भी लिख सकते हो, कुछ नहीं है। हमको स्कोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका स्कोप मेन है, इसका स्कोप टेस्ट अरे फंक्शन है। क्या होगा यहाँ पर, ये डेटा कॉपी हो जाएगा इस अरे में, लूप लगा के असाइन कर दो, क्या हो जाएगा I0। अभी लिमिट नहीं ली, जेनरिक बनाना होगा तो एक वेरिएबल और भेज देंगे अपन अरे की लिमिट के साथ में, और क्या कर दोगे आप, ARR ऑफ I असाइंस A ऑफ I। इतना सा काम करा, सिंपल सा। तो देखो आप अरे को जब भी क्लास ऑब्जेक्ट में डील करना होगा तो ये अरे चूंकि दिया हुआ है एज ए डेटा मेंबर, तो इसको वैल्यू इनिशियलाइज करना। ये जो ARR आई है, ये जो पांचों एलिमेंट मैंने मेन से भेजे हैं, ये फंक्शन में आ गए कंस्ट्रक्टर बॉडी में, और कंस्ट्रक्टर से लूप लगा के हमने 0 1 2 3 4 सारा डेटा इस अरे में स्टोर हो गया। मतलब अल्टीमेटली सब कुछ ARR में आ चुका है अब। सेवन 9 15, इसका नाम दे दिया हमने ARR, और ये एड्रेस आ गया अलोकेशन कंटीजस। तो ये सब फंडे हमको क्लियर है, अरे को लेके सारी बातें पता है अपने को पूरी। अब असाइनमेंट होने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, इसी पैटर्न पे स्टैक क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे हम आगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत आसानी से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। देखो जब ये पूरा अरे आ गया ऑब्जेक्ट के अंदर, अब अगर इस अरे का सम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, सर्च करना हो, सब काम कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि कल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव कोडिंग वेबसाइट पे जाते हो, तो कोडिंग वेबसाइट में अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा आपको, कुछ कंस्टेंट दिए होंगे, टेस्ट केसेस दिए होंगे, तो बाकी सब कोड लिखा रहता है, आपको सिर्फ फंक्शन लिख के देना रहते हैं, सब ब्लैंक्स आपको पैरामीटर दिख जाते हैं सामने। तो कई बार आपको ऐसे पैरामीटर कॉमा करके कुछ वैल्यू दिख जाएंगी कि भैया गिवन डेटा सेट अरे है, और कुछ उसके जो भी लेंथ होगी, कुछ और एलिमेंट होगा, सब साथ में भेज देंगे आपको, और आपको लॉजिक लगा कि उसका कोड लिखना है पूरा। तो जब तक ऊप्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, क्लास ऑब्जेक्ट की नहीं होगी, या सिंपल भी हो पासिंग पैरामीटर के हिसाब से, तो भी हम लोग इसमें काम कर पाएँ, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए हमको। यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर OB1 डॉट अरे अंडर स्कोर सम के नाम से फंक्शन बना दिया हमने, ये एलिमेंट की सम निकाल दे और सम प्रिंट हो जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाह रहे हैं मेन में हम। ये मेन प्रोग्राम को लेके तो क्लैरिटी हो गई होगी आपको सीक्वेंस की। यहाँ पर ये सिंपली एक रिकॉलिंग है, आपको क्लैरिटी हो कि हाँ मैंने क्लास ऑब्जेक्ट समझ ली, कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट आ गया, फंक्शन अरे सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पर साथ में। अब इस फंक्शन का टाइप दिख रहा है अपने को, रिटर्न टाइप आ गया इंट, नाम दे दिया अरे, और कुछ पैरामीटर पास करना पड़ा गया यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ़ायदा क्या है कि इस फंक्शन बॉडी में ये ARR अवेलेबल है, दिस पॉइंटर के थ्रू अवेलेबल है, सीधे मैं इससे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, एनी टाइम कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ भी लिख सकता था मैं दिस एरो ARR ब्रैकेट आई लिख सकता था यहाँ पर मैं। अगर यहाँ भी ARR ले लूँगा तो दिस कंपलसरी हो जाएगा असाइनमेंट के लिए। तो ये बात हमको यहाँ पर समझना है सिंपल। अब सम को क्या कर दिया हमने 0, रूटीन पढ़ता है सब लॉजिक वाले। अब फॉर इंट I0 I प्लस प्लस सम असाइंस सम प्लस
ARR ऑफ आई। तो ये ARR जो गिवन था जिसमें डेटा असाइन हो गया था, इसके 0 1 2 इंडेक्स सब पढ़े हमने। अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा क्या होता है 0, ये उसका बेस एड्रेस होता है। जब भी अरे कहीं पास होगा तो बाय रेफरेंस ही पास होगा। तो ये पूरा सब मिल जाएगा आपको, और आखिरी में रिटर्न सम, एंड ऑफ द फंक्शन, एंड ऑफ द क्लास। तो ये दोस्तों क्लास ऑब्जेक्ट का बेसिक मॉडल है। इसी मॉडल से हमको आगे पूरे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप कल्पना करो फ्यूचर में जब भी हम DSA के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे अब, तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है हमको कि आप स्टैक को डिफाइन करो, लिंक लिस्ट को डिफाइन करो। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट क्या रोल प्ले करेगी, ये थोड़ा हमको समझना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया थोड़ा फंक्शन कैसे यूज़ करना है, रिटर्न टाइप का रोल क्या है, पासिंग कैसे मैनेज होगी, मेन प्रोग्राम से किस तरीके से इंटरेक्शन होगा। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेवल पर, कल अगर मुझे स्टैक इम्प्लीमेंट करना होगा तो करेंगे क्या हम। सपोज बोला जाएगा कि स्टैक को आप अरे से इम्प्लीमेंट करो। तो जब स्टैक को अरे से इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा तो मैं ये स्टैक नाम की क्लास बना लूंगा यहाँ पर, और स्टैक नाम की क्लास में क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, अभी तो मैंने इसको प्राइवेट ले लिया। हमने दे दिया यहाँ पर 5 10 15 का अपन एक अरे डिक्लेयर कर दिया, जितने का भी लेना अरे 50 हो 10 हो 20 हो जो भी लिमिट है। और एक सेकेंड पैरामीटर हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे, स्टैक को चूंकि अरे से मैनेज करना मतलब टॉप भी लेना पड़ेगा आपको। और जैसे ही मैं स्टैक का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, इमीडिएट टॉप को -1 0 कुछ भी इनिशियलाइज कर देंगे, बाकी सारे फंक्शन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। पुश, पॉप, क्लियर पीक, ट्रेवर्स, इज एम्प्टी, सारे फंक्शन हम लोग लिख पाएंगे इस तरीके से। तो स्टैक की डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, जैसे मैं स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो ऑब्जेक्ट एक अरे डिक्लेयर कर देगा क्योंकि अरे से इंप्लीमेंट करना है, एक टॉप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेगा क्योंकि स्टैक की डेफिनेशन ही वही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हम चाहते हैं कि सब कुछ क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर रखेंगे। पुश फंक्शन भी यही होगा, पॉप फंक्शन भी यही होगा। क्लियर, ये जब चूंकि आएगा टाइमली जब लिखूंगा कोड, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी उससे बड़ा काम तो अभी कर लिया हमने, एक अरे के एलिमेंट्स को सम किया। स्टैक में सिंपली पुश पॉप ऑपरेशन करना है, बहुत आसान है। तो ये कौन सा तरीका होगा, स्टैक, क्यू या कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको अरे से इम्प्लीमेंट करना हो, तो ये वाली अप्रोच होगी हमारी। और अगर लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करने की बात होगी तो लिंक लिस्ट मतलब तो क्या हो गया, नोड का कलेक्शन है वो। और तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगी पहले नोड के लिए, और नोड के डेटा को चूंकि मैं बार बार यूज़ करूँगा, इस नोड को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करूँगा, तो मैंने इसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर पब्लिक क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक तो डेटा पार्ट है और दूसरा पॉइंटर टू सेम टाइप नेक्स्ट, और एक मुझे इसका डिफाइन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। तो ये जब जाके मैं नोड को डिफाइन कर पाऊंगा यहाँ पर दोस्तों, ये अल्टीमेटली वही बात कर रहा हूँ जो डीएसए में आगे आपको रोज लगना है। जब मैं स्टैक को अरे से इम्प्लीमेंट करूँगा तो जैसे मैं स्टैक का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, मेन में अलग से लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये 5 एलिमेंट का स्टैक क्रिएट हो गया, टॉप क्रिएट हो गया, उस पर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपन। यहाँ वो सारे लिमिट, सारे रेस्ट्रिक्शन होंगे जो अरे के साथ में होते हैं। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप इम्प्लीमेंट किससे कर रहे हो उसका मतलब है। अगर मैं अरे से इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेमोरी की जो लिमिटेशन है वो रहेगी यहाँ पर। इसको सॉर्ट आउट किससे कर सकते हैं अपन, लिंक लिस्ट के थ्रू। तो लिंक लिस्ट से अगर इसी प्रोग्राम को बनाना होगा सेम, तो पहले मुझे नोड की डेफिनेशन देना पड़ेगी यहाँ पर, डेटा और नेक्स्ट, ताकि इस तरीके से मैं एक नोड क्रिएट कर पाऊँ।
इसका डेटा पार्ट होगा और उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। और मैं चाहता हूँ जब जब डेटा क्रिएट हो तुरंत इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए। एक नया वेरिएबल जहाँ भी क्रिएट हो स्टैक का, तो नोड खाली क्रिएट हो कोई लोकेशन पे, डेटा स्टोर हो जाए और नल असाइन हो जाए। नल या नल पीटीआर, जो भी C++ के लेटेस्ट वर्जन में जो हमको पॉइंटर रेफरेंस मिलेगा नल के लिए, क्लियर, तो नल पीटीआर ले सकते हैं अपन स्मॉल लेटर में। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है कि नोड आपका ब्लैंक क्रिएट हो जाए, ये सब काम इस नोड वाले स्ट्रक्चर से हो जाएगा, क्लास वाली। तो अब दोस्तों ये स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्टर भी है। तो कई जगह मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्ट के अंदर लिखते थे ना डेटा और नेक्स्ट, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट का ही कंसेप्ट आता था सब जगह, जिसको हम बोलते थे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ हमारी प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर में। लेकिन हमको प्योर उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, सी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्ट्रक्ट आ जाएगा, फिर ये कंस्ट्रक्टर हट जाएगा यहाँ से। C++ है तो हम कंस्ट्रक्टर के साथ काम करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में। अब जब मैं कुछ लूँगा यहाँ पर क्लास स्टैक, तो फिर मैं इसमें प्राइवेट मेंबर के रूप में अब किसको ले सकता हूँ, नोड स्टार टॉप, और फिर पब्लिक में सारी मेथड आ जाएगी हमारी। ये दोस्तों नोट कर लेना आप, लिंक लिस्ट का कोई पैटर्न हम कहीं भी इंप्लीमेंट करेंगे तो ये तरीका अडॉप्ट करेंगे। और मेरा दावा है कि जब हम यहाँ बोर्ड पे लिखना शुरू करेंगे, इसी के साथ आप परफेक्शन के साथ सीख चुके होगे। कोई ऐसा DSA आपको लगेगा नहीं कि जहाँ इसके कोर कंसेप्ट को कहीं प्रॉब्लम आ रही लिखने में हमको, और बड़ी आसानी से करेंगे और प्योर रूप्स के हिसाब से करेंगे। क्लास विथ कंस्ट्रक्टर हमने नोड क्रिएट कर दिया यहाँ पर, इसको पूरा कंट्रोल करूँगा मैं टॉप नाम के पॉइंटर से, एंड दैट विल बी डिक्लेयर्ड इन द स्टैक क्लास। तो दिस टॉप विल मेंटेन द एड्रेस ऑफ नोड, एनी नोड। तो वो किसको मेंटेन करता है, इट विल मेंटेन द एड्रेस ऑफ इट्स टॉप नोड। तो ये टॉप नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा यहाँ पर, और हम इसी के अंदर पुश पॉप सब ऑपरेशन, पीक इज एम्प्टी, हाँ पॉइंटर में फुल नहीं आएगा, अरे के साथ फुल का चेक भी लगाना पड़ेगा मुझे कि लिमिट अगर 5 क्रॉस कर रही है तो विल जनरेट वन मैसेज की स्टैक इज ओवरफ्लो। एम्प्टी होगा वी कैन चेक इट इज अंडर फ्लो, क्लियर, एम्प्टी है वी कैन नॉट डिलीट, वी कैन नॉट रिवर्स। समझ में आ रही दोस्तों बात, ये इसका डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैंने क्यों बोला था कि क्लास ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो जो लोग लेक्चर में अभी तक बने होंगे उनको थोड़ी सी आउटलाइन क्लियर हो जाएगी कि अब जो आने वाला उप्स है वो किस तरह का है। आप इसको मिलाना कहीं पे भी, तो यूजुअली कोई लिख भी रहा होगा तो वो पीछे से बिना चेहरा दिखाए लिखने की प्रैक्टिस होगी, कोई लिखेगा भी तो बिना चेहरा दिखाए। लेकिन मैं यहाँ पर सब सामने खड़े होकर एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा, और आप, मेरा दावा है कि हम लोग यहीं पर पेन से नोट बना बना के इंसर्ट डिलीट करके सब सीख जाएंगे, और एनी टाइम कागज़ पे ड्रॉ करोगे आप और पूरा DSA इम्प्लीमेंट कर दोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कंस्ट्रक्टर में यहाँ भी यूज़ करूँगा, स्टैक के साथ में भी और नोड के साथ में भी यूज़ करूँगा। तो ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आप डेवलप कर लीजिए। फिर भी किसी फ्रेंड को, किसी साथी को कन्फ्यूज़न है, किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल उप्स की प्लेलिस्ट C++ के साथ थोड़ा सा इनिशियल के 8-10 लेक्चर को फोकस कर लो, तो DSA की हमारी पूरी जर्नी आगे स्मूथ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उप्स नहीं पढ़ना है, इनहेरिटेंस नहीं पढ़ना है आपको, फ्रेंड फंक्शन नहीं पढ़ना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं पढ़ना है, वो आगे करियर के हिसाब से काम के। आप जावा इम्प्लीमेंट करोगे, पाइथन इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आना चाहिए। हर लैंग्वेज का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स में वेरिएशन है, और एक बार लैंग्वेज आ गई तो हम कुछ भी केस आ जाए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन ऑल अब आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टैक यूजिंग अरे में क्या करूँगा मैं, और स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में क्या करने जाऊँगा। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट से हम क्यू को, सर्कुलर क्यू को, लिंक लिस्ट को, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को, ट्री को, सब कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसी पैटर्न में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।